दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स पॉलिटी फॉर यूपीएससी, इसमें हमने जो है फंडामेंटल राइट के पहले के लेक्चर किए हुए हैं, जिसमें हमने देखा था कि आर्टिकल जो 14 है उसमें क्या क्या है उसको हमने अच्छे से देखा था। और यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा उसका बेसिक कि आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि का समान संरक्षण हो और विधि का शासन का पालन भी करता है, यानी कि प्राकृतिक न्याय हो, उचित सुनवाई का अवसर देता है। विधि के शासन में हमने देखा था कि विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी कि मनमाने ढंग से किसी को भी दंडित ना किया जा सके। विधि की समक्ष क्षमता होना चाहिए, यानी कि किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन में जो है ना पूर्ण समानता अपनाता है ब्रिटेन, लेकिन भारत क्या करता है, कुछ पदों को विशेषाधिकार भी देता है, तो इसलिए ब्रिटेन से थोड़ा अलग है। यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो व्यक्तिगत अधिकारों की संरक्षण तो भारत में भी होती है, अमेरिका में भी, लेकिन भारत में जो है वो न्यायपालिका संरक्षण करती है, सॉरी ब्रिटेन में भी। लेकिन ब्रिटेन में कौन करता है, तो ब्रिटेन में संसद करती है, तो संसद की सर्वोच्चता होती है ब्रिटेन में, तो व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण वहाँ पे संसद करती है और हमारे यहाँ पे न्यायपालिका करती है। अब एक विधि का शासन क्या होता है। विधि के शासन का अर्थ है कि राज्य और नागरिक दोनों कानून के अधीन है। स्वेच्छाचारिता, किसी को भी स्वेच्छाचारिता या मनमाना या विवेकपूर्ण कानून ऊपर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि विधि के शासन का ये अर्थ है कि कोई भी राज्य या नागरिक जो है वो कानून के अंदर ही आएंगे, कोई अपनी स्वेच्छाचारिता से या मनमाने विवेक से कानून को चेंज नहीं कर सकते या कानून के ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है, वो जो है ना इसके अंतर्गत ही आएंगे। अब विधि के समान संरक्षण कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए और समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ताकि सभी को उचित न्याय मिले। जैसे कि जिसकी जितनी कमाई है उस हिसाब से उसकी इनकम टैक्स वो बढ़ता है। अब एक गरीब से हम ज़्यादा इनकम टैक्स लेंगे और अमीर से उतना ही लेंगे तो क्या होगा, उससे कमाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जितनी जिसकी कमाई है, असमान लोगों के लिए असमान न्याय की बात की गई है, ठीक है कि यही कारण है कि सामाजिक न्याय को पर्याप्त या प्राप्त करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने का तरीका है कि आरक्षण दो। आरक्षण एक भेदभाव या वर्गीकरण ही तो है, लेकिन भेदभाव का आधार कैसा होना चाहिए, तार्किक पूर्ण होना चाहिए। इसीलिए ऐसे भेदभाव को सकारात्मक भेदभाव या कार्यवाही भेदभाव भी कहते हैं, जैसे SC/ST आरक्षण, महिला आरक्षण या दिव्यांग आरक्षण। ऐसे आरक्षण को वितरणात्मक न्याय भी के रूप में भी देखा जा सकता है, या अनुपातिक न्याय के रूप में भी इसको हम लोग देख सकते हैं। कह रहे सामाजिक न्याय के लिए भेदभाव या वर्गीकरण किया जा सकता है जिसका आधार युक्तियुक्त व तार्किक बोधगम्य होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये भेदभाव है इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहला वर्गीकरण बोधगम्य अतरंग पर आधारित होना चाहिए, और दूसरा अंतरंग जो वर्गीकरण है उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, युक्तियुक्त संबंध भी रखना चाहिए दोनों का, ठीक है। अब युक्तियुक्त शब्द जो यहाँ पे आया है, युक्तियुक्त शब्द जो है हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है, न्यायालय के द्वारा ही परिस्थिति के अनुसार इसे परिभाषित किया जाता है। न्यायालय ही परिस्थिति के अकॉर्डिंग से परिभाषित करती है। न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय में पहला केस है EP रोयप्पा केस 1974। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमानापन और समता एक दूसरे के विरोधी हैं। उन्होंने कहा मनमानापन और समता क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं। दूसरा न्यायिक निर्णय मेनका गांधी केस है 1978। इसमें विरोध विधि के सम्यक प्रक्रिया पर बल दिया गया। कहा गया कि विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, विधि निष्पक्ष उचित हो और युक्ति युक्त हो। विधि कैसी हो, निष्पक्ष हो, उचित हो और युक्ति युक्त हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि समता के अधिकार को परंपराओं व सिद्धांतों के सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि समता एक गतिशील अवधारणा है, चेंज होने वाली अवधारणा है, लगातार परिवर्तन वाली अवधारणा है। अब इंदिरा गांधी केस 1992। समता के अधिकार को मूल ढांचा माना गया। यहाँ पे समता के अधिकार को क्या माना गया, मूल ढांचा माना गया, जिसके तहत OBC को 27% आरक्षण वैध माना गया। अब यहीं पे आता है संविधान में विधि के शासन की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब क्या है कि क्या निहित है इसमें, विधि का शासन कैसे संविधान में निहित है या कैसे दिखाए गए हैं या कैसे परिलक्षित होते हैं। तो विधि की समक्ष क्षमता आर्टिकल 14 बताता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21। विधि की सम्यक प्रक्रिया जो मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 में जोड़ी गई। आर्टिकल 32 और 226 न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता और मूल ढांचे का सिद्धांत। अब है विधि के शासन की चुनौती क्या है, तो नौकरशाहियों का मनमानापन होना, ठीक है। अब ये जो
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है या ऊपा है, ठीक है, यूएपीए है। तो आतंक विरोधी जो ये कानून है इसका दुरुपयोग करना, फिर न्याय में देरी होना, ये सब क्या है इसकी चुनौती। अतः विधि के समक्ष चुनौतियां हैं, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार विधि के शासन को मजबूत करता है। अब एक प्रश्न है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यह विचार भारत के संविधान में कैसे परिलक्षित होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मॉडल आंसर सर ने लिखाया है कि विधि के शासन को ब्रिटिश विचारक डाइसी द्वारा दिया गया। किसने दिया था? तो डाइसी ने दिया था। विधि के शासन का अर्थ है कि राज्य और नागरिक दोनों कानून के अधीन है। किसी की स्वेच्छाचारिता, मनमानी या विवेक कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। यह सत्ता की निरंकुशता को रोकता है और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, जिसकी अभिव्यक्ति संविधान में परिलक्षित है। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखेंगे पहले कि विधि की सर्वोच्चता, फिर विधि के समक्षमता, फिर अधिकारों का संरक्षण। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान में विधि के शासन में क्या परिलक्षित होते। तो निम्न रूप से परिलक्षित होते संविधान की सर्वोच्चता से, आर्टिकल 32 और 226 से, विधि की समक्षमता से और न्यायिक समीक्षा से, उसके बाद मूल ढांचे के सिद्धांत से। अब इसका निष्कर्ष, इस तरह सीमित शासन विधि का शासन का सार है। यह केवल सैद्धांतिक आदर्श नहीं बल्कि संवैधानिक की सर्वोच्चता यानी कि न्यायिक समीक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के माध्यम से जीवंत सिद्धांत के रूप में संविधान में परिलक्षित है। इसके माध्यम से संवैधानिक लोकतंत्र मजबूत होता है। मॉडल आंसर देख लिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और ये इसका संबंध जो है राज्य व नागरिक दोनों के विरुद्ध है। ठीक है, आर्टिकल 15 का एक राज्य के लिए और 2 नागरिक के लिए क्या कहता है। आर्टिकल का 15 का 1 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और 15 का 2 कहता है कि नागरिक धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब 15 जो है उसमें सकारात्मक भेदभाव की बात भी की गई है। जैसे 15 का 3 महिला और बच्चों के लिए राज्य में विशेष प्रावधान कर सकता था। यहीं पे कहा गया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे महिला के लिए विशेषाधिकार है। क्यों? क्योंकि ये युक्ति युक्त है, सकारात्मक है। 15 के 3 में जो है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। वहीं पे आर्टिकल 15 के 4 को देखें तो ये पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, SC ST हैं, के लिए राज्य विशेष कानून बना सकता है। महिला के लिए 15-3 में, महिला और बच्चों के लिए, SC ST और पिछड़ों के लिए 15 के 4 में। ठीक है, उसके बाद 15 का 5 जो है वो आर्टिकल 15 का 5 13वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस शैक्षणिक संस्थान में आएंगे सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान। अपवाद जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उसको छोड़ करके सारे संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत एक कानून बनाया गया, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान अधिनियम 2006 ला दिया गया। ठीक है, इसको चुनौती दी अशोक कुमार वाद 2008 ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना था। अब आता है आर्टिकल 15 का 6। इसको 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो जनरल कैटेगरी है उनको 10% का आरक्षण EWS के माध्यम से दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान आएंगे, अपवाद में सेम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को छोड़कर। अब कहेंगे कि इसके लिए 5 और 6 अलग अलग क्यों है, 15 का 5 और 6, क्योंकि 15 के 5 में जाति आधारित बात की गई है, सामाजिक स्तर पर पिछड़े बात की गई है, लेकिन 15 के 6 में आर्थिक स्तर के आधार पर बात की गई है। ठीक है, इसको भी चुनौती दी थी EWS को, चुनौती 2023 में मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध माना था। आरक्षण जो बेसिकली होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ठीक है, और दूसरा होता है क्षैतिज आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो होता है जैसे कि SC को 15%, ST को 7.5, OBC को 27% और जनरल कैटेगरी को जो है 10% का EWS के थ्रू आरक्षण। अब क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण, जैसे इस 15% में से भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण होगा, इनमें से भी दिव्यांग के लिए कुछ आरक्षण, भूतपूर्व आरक्षण, LGBT आरक्षण, तो ये सब क्या हो गए? क्षैतिज आरक्षण हो गए। अब आ जाती है आर्टिकल 16। लोक नियोजन में अफसरों की समता की बात करता है। यह केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 जो है उसका एक लोक नियोजन में सभी नागरिकों को अफसर की समता की बात करता है कि अफसर में समानता हो। 16 का 2 जो है लोक नियोजन में धर्म, जाति, नस्ल
जन्म स्थान, लिंग, निवास, वंश के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भी सकारात्मक भेदभाव की बात है। आर्टिकल 16 के 3 में निवास के स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 16 के 4 में जाति के आधार पर भेदभाव। अब निवास स्थान के आधार पर जैसे मान लीजिए कि बिहार वासी हैं, उनका प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगी सरकार, कहेंगे कि हमारे यहाँ पे बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 80% सीट आरक्षित है और 20% ही बाहरी आए, ऐसा प्रावधान कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा युक्ति युक्त भेदभाव निवास के स्थान पे। वैसे ही जाति के आधार पे भी युक्ति युक्त भेदभाव, जैसे ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण। फिर जो है ये इसी के आर्टिकल 64 के अंतर्गत ही ये मिला था, ठीक है। अब है आर्टिकल 16 का 5, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और आर्टिकल 16 का 6 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें लोक नियोजन में जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के आधार पर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। थैंक यू।